आप सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं सोल्यूशन देने से पहले आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चों को जो वो सच में डिजर्व करते हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए क्या करने के लिए रेडी हो? मान लो पता चल जाए, मान लो आपको पता चल जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर। वैसे अभी तक पता नहीं चला। नहीं, क्या करने के लिए तैयार है? सवाल यह है कि अपने बच्चों को वो देने के लिए जो वो डिजर्व करते हैं, आप क्या करने के लिए तैयार हैं? किस हद तक जाने को तैयार है? सवाल यह है संजीव भाई का कि आपके बच्चे को उसकी जीवन की अल्टीमेट हैप्पीनेस का अगर पता चल जाए तो वो देने के लिए आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप कुछ नहीं कर सकते, ट्यूशन क्लास लगा सकते हैं बस। सवाल है क्या कर सकते हैं? पेरेंटिंग क्लास भी आपको फ्री में मिली है, छोड़िए उसको बात। वो भी हीरत अहमद साहब ने। डेस्परेट टाइम, डेस्परेट सॉल्यूशंस, डेस्परेट मेजर्स। क्वेश्चन ये है, क्या आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? क्या आप कुछ करने को तैयार हैं? कुछ भी कुछ करने को तैयार हैं? अगर कोई मुझसे पूछे ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अगर कोई मेरे बच्चे के लिए कुछ करने को तैयार हो तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। समझ रहे हैं इस कुछ का मतलब? इस कुछ में क्या क्या आ जाता है? एनीथिंग, बट मैं आपसे पूछता हूँ जो भी। नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछने वाला अपनी लिबर्टी ले लेता है। ठीक है, कि वो कुछ भी बोल लेता है। तो कुछ भी में क्या क्या शामिल है? मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे नहीं है, इसलिए आपके। मैं कुछ भी कर सकता हूं। एग्जाम्पल में अगर ज़रूरत पड़ती है मैं अपनी एक आंख भी दे सकता हूं, मैं दोनों भी दे सकता हूं। मैं पैसे जंदारत की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब देने के बाद की बात कर रहा हूं। सारी ज़मीन जायदाद देने के बाद अगर मेरी किडनी की ज़रूरत पड़े वो भी दे सकता हूं। अगर मुझे गुलाम बनना पड़े मैं वो भी बन सकता हूं। अगर मुझे मेरे मरने से अगर मेरे बच्चे को वो अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है तो मैं मर भी सकता हूं। मैं अपनी बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको भी मरना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, आप क्या कर सकते हो, ये व्यक्तिगत प्रश्न है, ये सामूहिक प्रश्न नहीं। मैं अपने लिए बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप में से कोई जवाब आए किसी का, और आप तो सच्ची में ऐसे बैठ गए जैसे किडनी मांग ली हो किसी ने। कुछ तो बोल देते भाई, कितना ही खर्चा कर सकते हैं, जो करना पड़े करने को तैयार ट्राई कर सकते हैं, अपने मोहल्ले को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने लोगों से मिल सकते हैं, समाधान कर सकते हैं समस्या। कुछ तो बोलना चाहिए। किसकी डिमांड? बच्चों की कभी कोई डिमांड नहीं होती। कल आप नहीं थे इसलिए आपने सवाल पूछा, मुझे ऐसा लगा। कल थे तो फिर मैंने आपको कल बताया था, बच्चे आपसे चीजें नहीं मांगते, चीजें मांगते हैं तो चीजों के साथ आपने जोड़ा है। आपने अपने प्यार को दर्शाने का मतलब चीजें दे करके पूरी की है तो चीजें मांगते हैं। यानी अगर आप समय नहीं दे सकते, चीजें दे रहे हो, समय नहीं दे सकते, बाहर खिला रहे हो, समय नहीं दे सकते तो थिएटर में लेके जा रहे हो, आप उनको प्यार नहीं दे सकते तो आप उनको सामान दे रहे हो, तो बच्चे आपसे सामान मांगते हैं। अगर प्यार का पैमाना सामान होता तो गरीब आदमी अपने बच्चे को कभी प्यार ना कर पाता। जो दिहाड़ी करता है उसका बच्चा भी अपने माँ बाप से उतनी ही मोहब्बत करता है, उसके लिए मर सकता है। बच्चों को जो कुछ देते हैं उसके पीछे हमारी अपेक्षा छुपी है, मतलब छुपा होता है, बिजनेस छुपा होता है, पैसे पूरे करने होते हैं। हमको जो बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पूरी करनी होती है, इसलिए सामान देते हैं। तुम ये कर लो, इतने नंबर आने चाहिए, ये चाहिए तो तुमको ये लाना पड़ेगा, तुम ये कर लोगे तो फिर तुमको ये करना पड़ेगा। बदले में एक चीज चाहिए अगर कुछ दे रहे हो तो। अनकंडीशनल क्या दिया है?
नथिंग एट ऑल। मैं पूरे 20 साल से सिर्फ मां बाप से बात कर रहा हूं, बल्कि 22-23 साल हो गए, केवल बात कर रहा हूं। और रिजल्ट क्या निकलता है मुझे मालूम है। नए लोगों से जब मैं मिलता हूं तो एक अजीब ही हालात होते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आपने पेरेंटिंग का, बच्चों को पालने का ये नजरिया आज से पहले नहीं सुना होगा। जो भी व्यक्ति पेरेंटिंग पे बात करेगा, बच्चों के करियर पे बात करेगा, वो आदमी या तो अपना सामान बेच कर जाएगा, या वो ये कहकर जाएगा कि बच्चों को ऐसे समझाया जाए। मैं ये कहता हूं बच्चों को समझाने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं, समझने की जरूरत है। बच्चे को अगर आपको यह समझ में आ जाए कि समझना कैसे है, तो खेल ही पलट जाए। एक डॉक्टर आपको कब सलाह दे सकता है? जब वो आपके मर्ज को जानता है। अगर मर्ज को जाने बिना सलाह देगा, वो डॉक्टर होगा, वो सलाह होगी। उसी तरह से बच्चों को कब समझाया जा सकता है? जब हम अपने बच्चे को समझ लेंगे। यस और नो? तो बच्चों को समझाना है या समझना है? बताइए। बच्चों को समझने का तरीका है हमको, आइडिया है हमको। किसी ने कभी बात करी है समझने की? लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट। और ये हुआ है मेरे साथ, मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं मैक्सिमम, ये लाइट बंद कीजिए सर, आप बात पे ध्यान दीजिए। ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये रिकॉर्ड कर रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको चैनल पे बहुत साफ आवाज में मिल जाएगी। इसको बंद, बीच में डिस्टर्बेंस मांगती है। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरी लाइफ में हुआ, मेरे बच्चे के केस में, और मैं देखता हूं आप क्या करते हैं। मैं और मेरा बेटा डबल बेड पर बैठकर कैरम खेल रहे हैं, और अचानक से मेरी वाइफ कमरे के अंदर एंटर करती है, और वो हमको दूध का एक गिलास पकड़ाती है कि इसको दूध पिला दो, और मैं वो दूध का गिलास उसको पकड़ा देता हूँ, और वो पकड़ते हुए या पीते हुए उसके हाथ से छूट जाता है, और कैरम पे भी और चद्दर पे भी दूध गिर जाता है। डबल बेड पर दोनों गद्दों के बीच में भी गिर जाता है। What will you do as a mother? Just tell me. क्या करें? कुछ कुछ बोलते जाइए, मैं रिपीट करता जाऊंगा। डांटेंगे किसको? पापा को कि बच्चे को? दोनों को। क्या क्या बोलेंगे? नीचे बैठ के खेलना चाहिए। और क्या क्या बोल सकते हैं? हैं? ध्यान नहीं रख सकते, और देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, पकड़ नहीं सकते, और पीने की अक्ल नहीं है, और ये सब हो रखा है इनके साथ। और साफ कौन करेगा? काम मदद तो करते नहीं, उल्टा काम बढ़ा दिया। और ना कोई काम का ना कर्म का, उल्टा बढ़ा, सारे उल्टे काम करने आते हैं। यही है ना? आप लोगों को मदद तो कोई करनी नहीं, केवल मेरा काम बढ़ाते हो। क्या नहीं? ये हुआ। अब हमको भी डांट पड़ गई, दोनों को, बाप बेटा को। अब मुझे क्या करना चाहिए? हो मुझे बताइए क्या करना चाहिए? हैं? क्लीन अप करना चाहिए, और सॉरी बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। अब मैं आपको दो इसमें पॉइंट बताता हूं, आप इसको पॉज कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा है। मतलब आप सोचिए ना, एक तरफ तो आप ये दम भरते हो कि आप अपना जो कुछ कर रहे हो अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप उसके 4 गिलास तोड़ने पर, 6 प्लेट तोड़ने पर, 2 मोबाइल खराब करने पर, 1 लैपटॉप तोड़ने पर, 1 टीवी तोड़ने पर, और 1 इन चीजों पर ही भड़क उठते हो।
थोड़ी सी नमकीन अगर नीचे गिर जाए उसी से गुस्सा पाराहारी हो जाता है, थोड़ा पानी गिर जाए फर्श पर उसी पे आग बबूला हो जाते हो। मतलब आप उसकी एक छोटी गलती माफ नहीं कर सकते, है ना? कितना कितना दोगला चरित्र हमारा। कंप्लीटली दोगला चरित्र है ये। अदरवाइज ये नहीं कहना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे। अदरवाइज अगर चीजें खराब हुई हैं, चीजें टूटी हैं, तो चीजें तो और आ जाएंगी भाई। उसके साथ जो आपका रिश्ता टूटेगा वो दोबारा कैसे बनाओगे? है कोई तरीका उसका? है ही नहीं। और आपको बताऊं, बच्चे के सोचने का तरीका इतना अलग होता है कि कोई माइंड रीडर भी नहीं पढ़ सकता उसको। बहुत अलग होता है। आप जहां सोचना बंद करते हैं वहां से बच्चा सोचना शुरू करता है असल में, और हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं हमेशा हमेशा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बोल रहा हूं, हमेशा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको बच्चों को समझना नहीं सिखाया जाता, बल्कि बच्चों को समझा जाए इस दिशा में ही सोचना नहीं सिखाया जाता। जैसे ही किसी बच्चे से कोई गलती से गिलास टूट गया, जैसे मेरे बच्चे से गिलास टूट गया, गिलास टूट गया, टूटते ही बच्चा सहमता है। हर कोई सहमता है। आपसे टूट जाएगा, आप भी एकदम ओहो गलती हो गई, वो एकदम टूटेगा। मैं सामने बैठा हूं, मैं उसकी तरफ स्माइल करूंगा, कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं, झाड़ू ले आओ, साफ कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता तुम साफ करो, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं साफ करूंगा, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारी मां को बोलो वो साफ करे। मैं ये बोलूंगा झाड़ू ले आओ, साफ कर देते हैं। लग के गलती हो गई, हम सब मिलके उसको ठीक करते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? अपने आप मैसेज चला जाएगा। जीवन की कोई भी गलती करके आएगा, कभी भी घबराएगा नहीं बताने से, क्योंकि उसको मालूम है। उसके स्कूल, उसके एक बार स्टेडियम में शहतूत के पेड़ पे चढ़ के शहतूत तोड़ रहा था, वो अकेला ही है जो ऐसे उल्टे काम करता है, बाकी सब सभ्य बच्चे हैं, अपने वाला ही है ऐसे। मैं कहा कुछ नहीं रखा सभ्य बनने में, जो जी करे मिट्टी में लौटने का जी करे तो लौट जाइयो, चिंता ना करियो कि कपड़े गंदे हो गए तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो उसको वो चौकीदार बोलता है आने दे, शाम को तेरे पापा को जब लेने आएंगे तब बताऊंगा। कहते बता देना, वो मेरे साथ दोबारा चढ़ जाएंगे। उसको इतना पता है, कोई चक्कर नहीं, बता देना। अपन नहीं कहते कि तुमको ये काम नहीं करना, लेकिन उसको ये मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो विजडम देना आपका काम है, वो समझ देना आपका काम है। ये मतलब कैलकुलेशन करके देखो, आमतौर पे चीजें तोड़ने का काम बच्चा लगभग 4 या 5 साल तक करता है, और वो भी ओकेजनली करता है, इट्स नॉट ऑलवेज। बहुत कम बच्चे होते हैं जो किसी वस्तु को घर में जानबूझकर तोड़ते हैं। जानबूझकर फेंकने वाले बच्चे वो होते हैं जिनके माँ बाप उनकी तरफ केवल तब ध्यान देते हैं जब वो कोई चीज तोड़ दें, अदरवाइज कोई बच्चा नहीं तोड़ता। पहली बार में आप उनकी बात सुन रहे हो, हां कहो ना कहो, चीजें दिलाओ ना दिलाओ, उनसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप उनकी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एक और इंसिडेंट्स बातें हैं। एक ही गलती बार बार रिपीट करे तो, सवाल पूछा है। देखिए, सबसे पहली बात, दूसरी बार गलती केवल तब रिपीट, दोबारा दूसरी बार गलती बच्चा तभी करेगा जब पहली बार की हैंडलिंग खराब हुई हो। एक नियम सोच लीजिए, यह सिद्धांत है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं। बच्चा कितनी गलती कर सकता है, कितनी बदतमीजी कर सकता है, कौन सी चीजें तोड़ सकता है, अपने आप को नुकसान करेगा तो कितना करेगा, ये अपनी लिमिट टेस्ट करता है वो।
मतलब वो गिलास को तोड़ देगा, टीवी को नहीं तोड़ेगा कभी भी। उसको मालूम है कि टीवी गया तो पापा का फेवरेट चीज गई तो समझ लो गया काम से। यहां जो मम्मी की चलती है, जहां मम्मी की पार बसाती है वहीं तक करेगा, जहां बड़ा नुकसान होगा वहां नहीं जाएगा। वो बहुत स्मार्ट होता है, कितना रोना है उसे ये भी मालूम है। पापा के होते हुए कितना रोना है, मम्मी के होते हुए कितना, और दादी परले कमरे में है तो कितना, और किसके साथ कितनी जिद करनी है। समझे ना। जिद कौन से सामान की कब करनी है उसको सब मालूम है। टाइमिंग भी गजब होती है, इंटेंसिटी भी गजब होती है, उसका सारी कैलकुलेशंस गजब होती हैं, वो सब समझते हैं। तो अगर वो कर रहा है तो वो उसके बिहेवियर में, वो आपकी हैंडलिंग का गड़बड़ी है, वो डिपेंड करेगा उस बच्चे की के ऊपर, वो उसको समझना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक इंसिडेंट और बताता हूं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए थे आज, पर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ऑफिस से आया, मतलब स्कूल से आया, मैं स्कूल टीचर था। मैंने 2012 में नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मैं अपने बच्चे पे समय नहीं दे पा रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। मैंने अपना इंस्टीट्यूट ही बंद कर दिया कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, बहुत मतलब मैंने वो ज़िंदगी जी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, मेरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, और हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उसका कोऑर्डिनेशन देख रहा हूँ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम मैं संभाल रहा हूँ, तो मुझे ही सारे आयोजन देखना है। और गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले की रिहर्सल पे डिस्कशन चल रही है हमारी मैम से कि क्या चीज़ें ठीक करनी है, क्या खराब करनी है। और अचानक से मेरा बेटा उधर से आ जाता है, पापा जी। और मैं फ़ोन पे बात करता करता फ़ोन काट देता हूँ। हाँ जी बेटा, मैंने ये ड्राइंग बनाई, दिखाओ ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, ये अच्छा, मतलब डिस्कशन किया जितना वो कर सकता था। अभी मैं क्या करूं, आपकी मर्जी, मैं ये कर लूं, कर लो, अपना चालो। चला गया। इतनी देर में मैडम की इतनी कॉल आ गई, वो कॉल करे मैं दूसरे हाथ से काटता रहूं, वो कॉल करे मैं काटता रहूं। फिर मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया। वो N73 एक नीला फ़ोन होता था, बड़ी स्क्रीन का, नोकिया का, मैंने सामने से ही ऑफ होता था, बंद कर दिया। दोबारा जब ऑन किया बेटे के जाने के बाद, ऑन करते ही फ़ोन आ गया, क्या बदतमीजी है ये देविंदर। मैंने कहा मैडम बेटा आ गया था, मैं झूठ नहीं बोलता मैडम से। तो मैंने कहा कि मैडम बेटा आ गया था। तुमको मालूम है कितनी ज़रूरी बात चल रही थी। तो मैंने एक ही लाइन बोली, मैडम बेटे से ज़रूरी नहीं थी, सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई बहाना नहीं। आई एम प्रिटी मच क्लियर। अगर मेरा बेटा सुन रहा होगा तो उसे मालूम हो, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मेरे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तुम्हें मालूम है इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है, मैडम मेरे को मालूम है, और इसीलिए अगर ये चीज़ आड़े आती है तो मैं आज से कोऑर्डिनेशन छोड़ रहा हूँ, आप किसी और की ड्यूटी लगा दीजिए, सॉरी। और मैंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद बोला मैंने, टू हेल विद योर जॉब। फ़ोन पे नहीं बोला, बाद में बोल दिया, मैं कहा भाड़ में जाओ। अगले दिन स्कूल खुलने से पहले मेरे पास दफ्तर से क्लर्क आ चुका था, उसका डीलिंग, कि मैडम ने ये एक्सप्लेनेशन लेटर दिया है कि तुमने अफसर के साथ बदतमीजी की, तुम्हारे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो मैंने कहा जाओ तुम, मैं अपने आप रिप्लाई कर दूंगा। नहीं अभी मैडम ने जवाब मांगा है। तो मैंने वो कागज़ का फर्रा फाड़ के उसको पकड़ा दिया। मैं कहा जा दे दियो मैडम को, बोल दियो नहीं करनी नौकरी, जा अपन को नौकरी नहीं करनी, भाड़ में जा। उस दिन के बाद से मैं स्कूल में ही नहीं गया। मतलब उसके बाद 1-2 इंसिडेंट और हुए, मेरा मन उठ गया कि नहीं, अगर ये चीज़ें मेरे बच्चे की परवरिश में आड़े आएंगी तो मैं ये छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरे पास समाज नहीं है, मेरी गलती थी ना। मैं अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए शहर आ गया था, मैं उसको समाज नहीं दे पा रहा था, तो उसको बच्चे, उसकी परवरिश में उसको बच्चा चाहिए। वो बच्चे देने के लिए मुझे उसको पार्क में ले जाना पड़ेगा,
मुझे उसे ग्राउंड में ले जाना पड़ेगा, मुझे उसके साथ गली में खेलना पड़ेगा, मुझे उसके साथ खेलना पड़ेगा। खेलना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो और कोई नहीं है तो मैं ही भुगतूंगा ना उसकी सजा। मैं मजबूर ये नहीं कह सकता ना कि क्या करें, मजबूरी है। मुझे मालूम है कि ये चीज चाहिए ही चाहिए बच्चे को। उसका कोई, जैसे आपने बोला सोल्यूशन क्या है, भाई साहब प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन करने में क्या दिक्कत है। अगर प्रॉब्लम मालूम है कि ये प्रॉब्लम है, आपने बोला यार बच्चों को तो ना टीवी ने खराब कर दिया, प्रॉब्लम मालूम पड़ गई, फेंक के मारो ना उधार के घर से बाहर टीवी को। अगर मालूम है कि मोबाइल ने खराब कर दिया है तो रख दो ऊपर डेस्क पे उठा करके मोबाइल को। अगर बोलते हैं कि पड़ोस ने खराब कर दिया तो पड़ोस बदल के वो पड़ोस ढूंढो, या पड़ोस लेकर आओ, या पड़ोस बनाओ जो चाहिए आपको, जो आपके बच्चे को खराब ना करे। कौन सी चीज है जो आपके बच्चे की विकास में बाधा पड़ रही है, उसको खत्म करो, बात खत्म हो गई, सोल्यूशन हो गया। ये जानना ही तो इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट फैमिली में तो बहुत आसान होता है भाई मेरे। यहां अगर पूरी ज्वाइंट फैमिली बैठी हो और इन मुद्दों पर डिस्कशन करे, कौन है अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा। ज्वाइंट फैमिली में सबके बच्चे होते हैं, छोटे भाई के भी होते हैं, बड़े भाई के भी होते हैं, पत्नी सबको अपने बच्चों की करियर बनाना होता है। अगर उनको यह मालूम हो कि तुम्हारा यह बिहेवियर तुम्हारे बच्चे की ही बर्बादी करेगा तो नहीं करेंगे वो। हमने डिस्कशन नहीं किया इसलिए हुआ। घर में जॉइंट रहते हैं ना तो सबको अपने तरीके से रहने की एक फ्रीडम होती है। भाई साहब फ्रीडम होती है, मान लिया आपकी बात, मेरी पॉइंट को समझिए। केवल आपने समझाया अपनी फैमिली में, 4 फैमिलियों में बैठ के कभी डिस्कशन की है क्या कि आओ एक ज्वाइंट फैमिली वाले, दूसरे ज्वाइंट फैमिली वाले, तुम अपनी ज्वाइंट फैमिली की प्रॉब्लम बताओ, हम अपनी बताते हैं और सोल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। कम्युनिटी के लेवल पे बात कर रहा हूं। यह जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि कम्युनिटी के लेवल पे यहां डिस्कशन होने की बातचीत शुरू हो रही है। सोल्यूशन निकलने में तो अभी वक्त लगेगा। आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी, आपको अपना चैन खोना पड़ेगा, आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको अंदाजा नहीं है। जब आपको चीजें समझ में आएंगी तो पता लगेगा कि क्यों कह रहा हूं कि वी नीड कंप्लीट विलेज टू रेज अ चाइल्ड। पूरा गांव चाहिए बच्चे को डेवलप करने। अकेले करोगे ना तो पागल हो जाओगे, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। अगर अपने बच्चे की परवरिश अकेले करने लगे तो कर ही नहीं पाओगे। तो अब मैं पता नहीं कैसे कर गया, परमात्मा ने ऐसा अकल दिया मुझे, समझे ना। कैसा होता है, जैसे मेरी जेठानी है घर में, जैसे मेरी देरानी है घर में, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके बच्चे को ब्रॉट अप करने का डिफरेंट होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं उसको वो एफेक्ट देना चाहती हूँ तो वो उसकी सिबलिंग को देखता है कि वो तो ऐसे ब्रॉट अप हो रहा है। आपका क्या नाम है? स्वीटी। स्वीटी जी, जो उन्होंने बोला है वही जवाब आपका है। आपने की फैमिली ने कब बैठकर चर्चा की दूसरी फैमिलीज के साथ? आपकी फैमिली ने दूसरी फैमिलीज के साथ कब चर्चा की? द क्वेश्चन इज द सेम। आप घुमा के कहीं और से लेके आओगे, मैं फिर कहूंगा आपने नहीं किया कभी भी। मैंने ट्राई किया था बट नेचर। फिर वही बात है, आपने अपने घर में खुद ट्राई किया था, मैंने उनको भी यही जवाब दिया था। आपकी ज्वाइंट फैमिली ने आपके मोहल्ले की कितनी ज्वाइंट फैमिलीज को इकट्ठा बिठाया? जैसे यहां पूरी फैमिली बैठी है, कितनी बैठी? आज तो शुरुआत हुई है, इसके ऊपर अगली बार आप अपनी जेठानी को क्यों नहीं लेकर आए, आप अपनी देवरानी को क्यों नहीं लेकर आए, अपनी सास को और अपने ससुर को यहां क्यों नहीं लेकर आए? जब मैंने कल कहा था आपको कि अपने रिश्तेदारों को सबको लेकर आओ। टाइम 8:30 बजे का तो 9:15 क्यों आए? सबसे लेट आए थे आप। आपका डेडिकेशन पता लगता है कि कितना डेडिकेटेड हो आप अपने, क्योंकि आपके बच्चे पर बात हो रही है। मैं कोई सामान बेचने नहीं आया हूं यहां अपना। मेरे को क्या है, मेरा बच्चा परवरिश हो चुका है, अपन अपने मौज में है। भाई मेरा बच्चा ऑटो मोड पे है। सुबह मैंने आज तक उठाया नहीं उसको, मैंने आज तक उसका रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं किया जिंदगी में, लाइफ में आज तक रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं किया।
वो मेरे को बोलता होता पापा एक बार चेक तो कर लो। मैं कहा तू बहुत शाना है, अब की बार किसी ना किसी में 100 आए होंगे तेरे। बोला हाँ। तो फिर जब तेरे 100 आते तब तो बोलता चेक कर लो, वैसे नहीं बोलता। मेरे जब तेरे वो भी चेक नहीं किए, जब तेरे 100 नहीं आए थे, तो मैं अभी भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे 100 आए कि 40 आए, फेल होए कि पास आए, आई डोंट केयर पुत्र। आई लव यू, जस्ट आई लव यू। टेंशन खत्म ना, बच्चे की टेंशन खत्म, नंबरों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे बापू को। तो उसको बहुत ज्यादा अचीव करने की भी टेंशन नहीं है और फेल होने की भी कोई गम नहीं है। वो बोलेगा फेल हो गया कोई बात नहीं, 100 आए कोई बात नहीं, गोल्ड आया कोई बात नहीं, सिल्वर आया कोई बात नहीं, कोई मेडल नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। हमको सिद्धांतिक रूप से आपके बच्चे के लिए क्या चाहिए, वो परवरिश में आपकी जेठानी, आपकी देवरानी 2 चीजों से फालतू चीजों को नहीं करती। खाने को कितना मिल रहा है बेटे को, बच्चे को, और नंबर कितने आ रहे हैं, बस। और ये सबसे आखिर में होना चाहिए, ये सबसे आखिरी कंसर्न होते हैं। पर जेठानी को तो पता तब चलेगा जब जेठानी यहां बात करेगी। वो बात तो करे, वो आए तो। अभी तो आप इनिशियल फेज में हैं। आपके जो सवाल आएंगे ना मैच्योरिटी के, वो तब आएंगे जब आप वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, जो मैं आज दे के जाऊंगा आपको, जो अभी मैं इस सेशन के बाद हम सेशन के दौरान देंगे। अब जो बात है, मैं एक दूसरे जो इंसिडेंट की बात कर रहा था। मैं अपने स्कूल से आया हूं, आकर के मैं बैठ गया, अपने लैपटॉप पे काम करने लग गया। आके मेरे पास बैठ गया, मैंने करना है लैपटॉप पे काम। हर एक बच्चे की नेचर होती है, उसको अपने आप को सुपर दिखाना है कि मैं ताकतवर हूं तुमसे, तो जो तुम कर रहे हो यहीं पे मेरे को करना है काम। और मैंने बड़ा अरेंजमेंट कर रखा है, मेरे को मालूम है कि वो ऐसा करेगा, बच्चा ये करता है। तो मैंने एक डेस्कटॉप रख रखा है, एक लैपटॉप रख रखा है, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, बोला मैंने करना है, मैं खला कर ले, और मैं उठ के डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। थोड़ी देर में वहाँ टक टक करके वहाँ जाता, कहते मैंने यहाँ करना है, मैं खला कर ले, मैं उधर आ जाता हूँ। तो वो बोलता है मैंने यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं करके। वो लिमिट टेस्ट करता है, वो अपने पास, मतलब वो अपनी लिमिट टेस्ट करता है कि आप कितनी बार में उसको ये कहोगे कि अपना काम कर ले। अपन नहीं कहते अपनी, बिकॉज अपना क्या क्या फर्क पड़ रहा है, अभी काम आज नहीं होगा कल हो जाएगा यार। भाई ज्यादा से ज्यादा नुकसान पैसों का होगा ना, वो तो मैंने कल आपको बताया था, 5,000 करोड़ भी किसी काम के नहीं है अगर औलाद खराब हो गई तो, है ना। और अपना ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन की सैलरी कट जाएगी, एक दिन की गैर हाजिरी लग जाएगी, एक महीने की तनख्वाह नहीं मिले, क्या फर्क पड़ता है, कम खा लेंगे रोटी। औलाद से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, अपनी पहली प्रायोरिटी सिद्धांत यही है कि औलाद से कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे फादर को दुनिया में कोई और चीज मेरे से ज्यादा प्यारी है। उसको कहना नहीं है, कभी नहीं कहना। मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं कहा कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे हो, नेवर एवर। वो दिखना चाहिए आपकी एक्टिविटी में ना। तो क्या होता है, फिर आके बैठ गया मैं, उसने देख लिया कि ये तो यार मतलब कुछ कह ही नहीं रहा मुझे, तो आके बैठ गया। सामने टेबल के ऊपर फ्रूट बास्केट रखी है, उसके अंदर वो क्या करता है, सेब रखी है कई सारी, वो टेबल के परली साइड जाता है, सेब उठाता है, चख मारता है, वापस रख देता है, फिर दूसरी उठाता है, फिर चख मारता है, फिर वापस रख देता है। और इधर किचन के दरवाजे पर उसकी मां खड़ी है, वो उसकी एक्टिविटी को देख रही है। आप बताइए आप क्या करोगे? क्या करोगे? कितने लोग अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे? नहीं, 2 सेब में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे बताइए? थोड़ा बोलिए, मैं थोड़ा बोलता हूं। मना करेंगे, फिनिश करके दूसरा लो, जूठा मत करो, उठा के दूसरी जगह रख देंगे, आमतौर पे फ्रिज के ऊपर रखते हैं।
जहां उसका हाथ बिल्कुल ना जाए, हाइट पे रख देंगे कि ये हाथ ही ना, यही करेंगे ना, जमाट पड़ेगी। वो जैसे ही वो किचन से चलने लगी, मैंने ऐसे इशारा कर दिया, उसने मेरे को इशारा किया, ये खराब कर रहा है ये, मैंने ऐसे करा, कोई बात नहीं। उसने तीसरी उठाई, क्या की, रख दी। इतनी देर में उसका गुस्सा कि ये सारी खराब कर रहे हो। उसने फिर चौथी उठाई और रखी, वो भी रख दी। अब चौथी सेब के बाद उसकी मां से रुका नहीं जा रहा है, बट मैं उसको दूर से कह रहा हूं नहीं, अब वो बोल नहीं रही है क्योंकि बोलना नहीं, उसको पता चल जाएगा, बहस नहीं करनी मुद्दे पर। क्या ये थी नहीं, उसने पांचवी उठाई, खाई, पापा जी ये वाली मिट्टी आप ये खा लो। आप सोचिए, मेरी आंखों में उसी टाइम पानी था कि वी आर सच अ स्टूपिड पर्सन ना, कितने स्टूपिड है हम क्या सोच रहे हैं कि वो सेब खराब कर रहा है, अगला हमारे लिए मीठी सेब ढूंढ रहा है, हैं? एक बार जाने तो दो लिमिट तक, देखते हैं ना क्या सोच रहा है, यू नेवर नो, पेशेंस ही नहीं, नहीं है हमारे अंदर पेशेंस, और बहुत डेवलप करना पड़ता है जब आप अपने बच्चे की परवरिश करते हो, तो बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि आपको उसकी गलती पता होते हुए भी माफ करनी पड़ती है, और पता लगता है बाद में कि गलती उसकी थी ही नहीं। स्कूल से आया, बस से उतरा, मैं उसको लेने के लिए बैठा, और उसकी खिड़की से बाहर निकाल के उसका क्लासमेट और उसकी एक लड़की क्लासमेट, नर्सरी की बात बता रहा हूं मैं, ये 3.5 साल का रहा होगा, 3.5-4 साल का, और वो खिड़की से बाहर निकाल के सर मेरे को बोलते हैं, सिर बाहर निकाल के, अंकल आज यशस्वी मैम को गाली दे रहा था। मैंने कहा अच्छा, हाँ अंकल। इतनी देर में बस चली गई, मैं उसकी उंगली पकड़ के घर तक आ रहा था, रास्ते में हम लोग थोड़ा लंबा था, तो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कहा फिर मौज हो रही स्कूल में, बढ़िया रहा स्कूल, बढ़िया। मैं कहा फिर पूरी गालियाँ गुलियाँ दी मैडम को? नहीं पापा जी मैंने नहीं दी। तो वो हर्षिता बोल रही थी, नहीं वो तो ना दूसरे बच्चे दे रहे थे, मैं तो उनके पीछे खड़ा था, तो उसने सोचा होगा मैं दे रहा हूँ। वो क्यों दे रहे थे? क्योंकि मैम ने उनको, उनके फ्रेंड को पीट दिया था। क्यों पीटा था? क्योंकि उसने किसी को धक्का दे दिया था और उसको ब्लड आ गया था। तो मैंने पूछा फिर क्या गाली दे रहे थे वो? बोलते हैं वो कह रहे थे कि मैम गंदी है। तो तेरे की इतनी सी गलती, मसला समझ में आ गया 2 मिनट में सारा का सारा, उसको कहने की जरूरत ही नहीं। आमतौर पे नॉर्मल पेरेंट क्या कहेगा, नहीं बेटा मैम को गाली नहीं दिया करते, मैम को नहीं देना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बच्चे ये नहीं करते, गुड बॉय गुड बेबी, है ना। अपने वाला गुड हो कि बैड हो, अपना बेबी है भाई, और इस सच को कोई नहीं तोड़ सकता। और आपको इसको स्वीकार करना होगा कि अगर वो कुछ कर रहा है गलत, तो गलती हमारी है, हम उसको वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाए जिसके लिए, जिससे उसका विजडम डेवलप होता। अब मुझे ये बताइए, आप में से कपल कौन कौन है जो यहां बैठे हैं? कपल अच्छा, इतने इधर होने चाहिए, इतने इधर देखता हूं। चलिए ठीक है, अच्छे खासे हैं, 10 एक कपल तो हैं, इसका मतलब ज्यादा है।
बाकी के कहाँ गए? है ना? मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि जब कभी अगला जो सेमिनार अगर देवेंद्र बलहारा का अहमदाबाद में आता है, कहीं भी हो, तो आप कपल लाइए। दूसरा, आप अपने जितने रिश्तेदार और पड़ोसी हैं सबको लाइए, क्योंकि आपका पड़ोसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्वाइंट फैमिली है तो आपकी पूरी पूरी फैमिली इंपॉर्टेंट है ना? और तीसरा, आपको अपने बच्चे को समझने की कोशिश करनी है। उसको समझने के लिए आपको पूरा इंसानी दिमाग समझना पड़ेगा कि इंसान का दिमाग सोचता कैसे है, कितनी तरह से सोचता है। अगर ऐसे सोचता है तो उसका क्या मतलब है, अगर ऐसे सोचता है तो उसका क्या मतलब है। आप में से किसी का बच्चा ऐसा है जिसके आंसू इतने मोटे मोटे आते हो? किसी का है? हाथ खड़े करना। 3-4 का है ना? हाँ, मगरमच्छ के आंसू मतलब ना 1 मिनट में गायब भी हो जाते हैं, है ना? इसका क्या मतलब है? अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वो इतने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू क्यों हैं। आप में से ऐसा बच्चा भी किसी का है कि जब आप उससे बात करते हो या तो वो इरिटेट हो जाता है या फिर मैं इरिटेट हो जाता हूं? 1 और 2 कपल ही है, अलग है। 3 है ना? है एक बच्चा, ये भी बैठे कि आप सब पापा बेटा बैठे। तो इसका कोई ना कोई मतलब है। वो क्या मतलब है कभी समझ नहीं आएगा आपको, ना कभी बच्चे को आएगा समझ। सारे उल्टे काम करता है वो, है ना? अपने से बड़ी उम्र के साथ दोस्तों के साथ बैठता है, ऐसा ही होता है। अपने हम उम्रों के साथ कभी नहीं बैठेगा वो, पड़ोसियों के साथ कभी नहीं बनेगी। जो कहेंगे उससे उल्टा ही करना है उसने। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये वो चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा क्या है उसके अंदर जो उसको वो सब करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये जो बच्चे थे जो इरिटेशन वाला मैंने पॉइंट पूछा था, अगर इनका फेवरेट खिलौना पूछोगे ना, या तो मिलेगा फास्ट दौड़ते वाली कारें और या मिलेगी बंदूक। क्यों जी? ऐसे ही है, ठीक है? उनका फेवरेट काम होता है ताले तोड़ना, मतलब चीजें अगर छुपा रखी हैं तो वो ढूंढना, मोबाइल के पासवर्ड ढूंढना। आपका फोन का पासवर्ड ऐसे क्रैक करेगा तो 20 बार चेंज कर लो चाहे, आपको पता भी नहीं चलेगा। होता है। इसका मतलब क्या है कि ताले तोड़ने में माहिर है वो। हमारे हो रही है ना? मैं उसके फेसबुक के पासवर्ड चेंज करूँ, वो और कोई नए तरीके से चेंज करते हैं वापस। ऐसा हमने 10 से 15 बार हमने कर दिया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। बस अब यहां ये गलती हो रखी है कि आपको वो एक्टिविटी नजर आ रही है केवल पासवर्ड तोड़ना, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, वो लाइफ में उसका मतलब कैसे इस्तेमाल करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क ना। ये एक चाबी है जिससे उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा ताला खुल सकता है कि नहीं भाई? अगर उसको एक पर्टिकुलर काम करना इतनी डेडिकेशन से वो लगता है, मतलब आप समझ सकते हैं आपका पासवर्ड बदलने के बाद उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक पासवर्ड नहीं टूटेगा। उसका मन ही नहीं लगेगा कहीं और किसी काम में। शादी के बाद बच्चे क्यों बदल रहे हैं? कोई नहीं बदलता है सर, कोई भी नहीं बदलता है। शादी से पहले उनके पास कोई दूसरा नहीं होता सुनने के लिए, तो आपकी सुनना मजबूरी होती।
वो उनको अल्टरनेट मिल जाता है और हालात किसी और एंगल से बदलते हैं। शादी का इससे कोई लिंक नहीं है। फिर माँ बाप का भी अपने हिसाब से सोचना होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, अभी जब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो मैंने अपनी माँ को साफ साफ बोल दिया और अपने पापा को कि देखो पापा, आज से पहले मैं आपका बेटा था तो मेरा पहला धर्म आप थे, लेकिन अब मेरा बेटा पैदा हो गया है, अब मेरा पहला धर्म वो है। अब मैं जो करूंगा उसके हिसाब से करूंगा, अब मैं आपके हिसाब से नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट, जब तक मैं उसको तैयार नहीं कर देता। या तो बी अ पार्ट ऑफ दिस परवरिश, या तो बी अ पार्ट। अगर आपको वो पुरानी बात करनी है तो मैं नहीं हूं उसमें। मैं अपने बच्चे की परवरिश अपनी मर्जी से अपने तरीके से करना चाहता हूं, तो आपको मेरा साथ देना होगा। नहीं दे सकते हैं तो मेरे को इसकी परवरिश अपने हिसाब से करनी है। करनी है मतलब करनी है, बुरा लगे अच्छा लगे, अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना स्पष्ट होने में कोई बुराई नहीं है। अगर पापा ये कहते हैं कि मेरे 5 औलाद थी, हम लोग 5 भाई बहन हैं, कि हमने 5 पाल दिए, तेरे घर में 1 है, तू ही ज्यादा पालेगा, तेरे को ज्यादा अकल है। आपकी बात भी ठीक है, तो जब आपने अपने 5 पाले मैंने नहीं टोका ना, तो मेरा 1 है, मेरे को पाल लेने तो मेरे हिसाब से। इतनी फ्रीडम तो मुझे मिलनी चाहिए। या फिर आपको अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है कि आपका बच्चा इतना समझदार नहीं है कि वो अपने बच्चे की परवरिश कर सके, और अगर आपको भरोसा है तो मुझे छोड़ो ना फ्री, लेट मी डू माई जॉब, माई ऑन, इंटरफेरेंस नहीं, साथ देना होता है। वो पूरी फैमिली कल्चर पे हम लोग बैठ के डिबेट करेंगे। इस डिबेट का मजा तब है जब हम एक्चुअली डिबेट करने आए। हम बौद्धिक विलासिता के लिए यहां नहीं बैठे, टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे, ठीक है ना। अगर सच में इंपॉर्टेंस है आपके लिए इन चीजों की, अगर आप सचमुच में कोई बदलाव चाहते हैं जीवन में, तो इसका कोई लाभ है, अन्यथा मैं इसका कोई लाभ नहीं मानता। अब हम चाहेंगे कि जिन जिन ने क्वेश्चन लिख के लाए हैं वो क्वेश्चंस मुझे पकड़ा दें। कौन से वाले? वो हो गई, उससे आगे की कहानी बाद में बताऊंगा। आप इसको पॉज कर सकते हैं। बच्चे में जानने की बहुत उत्सुकता है, सब काम पहले करना चाहता है, बहुत इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है, कोई चीज़ हो तो वो देखने की कोशिश करता है। ये कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगती है। दिस आर नॉट प्रॉब्लम्स बेसिकली। हाँ, ये आपको प्रॉब्लम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आप उसकी तरह सोचते नहीं हैं। हाइपर एक्टिव इज नॉट ऑल्सो ए प्रॉब्लम। आप देखिए, इनकी एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट हैं और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। एक लाइन लिखी है कि वो हाइपर एक्टिव है और दूसरी लाइन लिखी है कि वो डरपोक है, डरता है वो, ऐसा भी लिखा है आपने। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। ये एक ही बच्चा नहीं हो सकता, या 2 बच्चे हो सकते हैं। अब कितनों के सेम मस्ती तो कर देगा पर फिर बाद में करता भी बहुत। अब आपको बहुत गर्म है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चा क्या है और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं इसके सामने नहीं बोलना चाहता। मैंने मना किया था कि बच्चों को मत लेकर आना। लिख के दिया था 20 साल से 70 साल, उसमें उम्र लिखी हुई थी, बच्चों को लाना नहीं था, क्योंकि बच्चे फिर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को। वो पूरी बात नहीं समझते, वो उसमें से अपने हिस्से की बात काट लेंगे और पूरी जिंदगी वो उसी बात को पकड़ के बैठे रहेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और जिस कैटेगरी में आपका बच्चा है ना, उसके ऊपर कोई भी लेबल लगाना तो सबसे खतरनाक है। आपके अगले भविष्य के लिए मैं आपको बात बता रहा हूं। तुम जाओ बेटा, यू कैन गो। भविष्य के लिए एक बात बता रहा हूं, आप इसको भी भेजिए। फ्यूचर में अब एक बच्चा ये भी है, खेल लो, जाओ जाओ जाओ।
उठ जाओ, थोड़ी देर बाद आ फिर आ जाना यार, अभी नहीं। कोई बात नहीं, वो मैं ऐसा बोलूँगा ही नहीं, मुझे मालूम है कौन कौन कैसे, वो इतना, हम यही काम करते हैं। हम भी उनको वही सुनाएंगे जो उनको सुनाना है। आपके लिए एक बात है, सजेशन है, अपने बच्चे के बारे में कभी भी किसी के सामने कुछ मत बताइए, खासकर ये बात इस तरह की। कुछ भी, एनीथिंग। बहुत शरारती है, कहना नहीं मानता है, ये नहीं करता है, वो नहीं, उसके सामने मत बताइए। उसके ऊपर डिस्कशन अलग से किया जा सकता है, और ये पहला बात है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, आपकी कैटेगरी के जो बच्चा है, ऐसी कैटेगरी के बहुत से बच्चे होते हैं, इनके ऊपर लेबलिंग ही सबसे खतरनाक चीज़ होती है। ये बच्चे जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो इमोशनल बेसिस पे लेते हैं, प्रॉफिट बेस्ड नहीं होता, डोमिनेटिंग नहीं होता। जो हाइपर एक्टिव है ना, वो उसका अपना नेचर नहीं है, वो कॉपी किया हुआ नेचर है। उसका जो दोस्त है ना बेस्ट, जिसके साथ वो रहता है, वो ऐसा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके बच्चे की नेचर है ही नहीं, क्योंकि जो आपने ये बताई थी ना बातें, इसमें ओरिजिनल नेचर अपने आप निकल कर आएगी आपके बच्चे की। अब मैं 4 लाइनों से ये बता सकता हूं कि इनका बच्चा कॉपी कर रहा है। ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं है, ये वो एडवर्टाइजमेंट को देख के भी कह सकता है, वो टीवी में देख के भी बोल सकता है, सिर्फ किसी के घर पे रखी हुई चीज को देख के नहीं। अगर उसको खाने का, बाहर खाने का शौक है, जो आपका बच्चा, जो आप बता रहे थे, उसको खाने पीने का शौक, आपने ये नहीं बताया घर में खाने पीने का या बाहर खाने पीने का। अगर बाहर खाने पीने का शौक है तो फिर वो बच्चा उस कैटेगरी में आता है कि वो खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस खाने की शक्ल को देखता है। अगर वो खाने की शक्ल को, खाना किस रंग का बना है, अगर बच्चे का फोकस उसके ऊपर है, तो जब आप बाहर घूमने जाओगे तो कौन से ढाबे पर, कौन से होटल पर बढ़िया खाना मिलता है, इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं है। कौन सा ढाबा दिखने में बढ़िया है, इस पे इंटरेस्टेड है वो, एम्बियंस में इंटरेस्टेड है वो। और उस एम्बियंस में इंटरेस्टेड होने का कोई मतलब है, आपके दिमाग की एक भूख है, उस भूख को शांत जब तक नहीं करोगे, जीवन में आनंद नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। आपके भी, मेरे पास आते हैं रिटायर होने के बाद 60-60 साल के लोग, कि जी डॉक्टर साहब सब कुछ है, जीवन में पैसा है, घर बार है, नौकर चाकर है, पूरी प्रॉपर्टी बना ली, पर मजा सा नहीं आ रहा। वो मजा सा का एक ही मतलब है और एक ही तरीका है कि कुदरत ने जो आपको दिमाग दिया है, जो आपके दिमाग का एनर्जी का फ्लो है, अगर उस फ्लो के पैरेलल में काम करोगे तो खुश होगे, अगर किसी और दिशा में करोगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते। फिर हम खुशी किस में ढूंढेंगे? फिर हम खुशी सामान में ढूंढेंगे, गाड़ी में ढूंढेंगे, घर में ढूंढेंगे, बंगले में ढूंढेंगे, खेत में ढूंढेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ढूंढेंगे, मोबाइल में ढूंढेंगे, सामान में ढूंढेंगे, मतलब। जबकि असलियत में खुशी अपने ही अंदर है। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता, केवल आप हैं जो आपको खुश कर सकते हैं। तो आपके बच्चे को भी आप कभी खुश नहीं कर सकते। तो आपके बच्चे को जो एनवायरनमेंट चाहिए, केवल वो प्रोवाइड करना आपका काम है। वो मिल गया, ही विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। जैसे एक बच्चा है, आप में से किसी का बच्चा होगा बचपन में ऐसा, जो या तो सो रहा है या दौड़ रहा है। किसका ऐसा बच्चा? एक, हाँ, मतलब सारे दिन खाना भी उसको भाग भाग के उसके पीछे पीछे देना पड़ता है ना। बागेश्वर धाम की तो नहीं याद आ रही? अब इस बच्चे का क्या मतलब है मालूम है?
मान लो ये हमारे सामने बैठी है ना कुर्सी पे मोहतरमा, ये उस दिमाग के जैसी है। अब इस दिमाग को यदि आपने खाली छोड़ दिया तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एक जगह बिठा दिया तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एक काम पे लगा दिया तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इनको हर 5 मिनट में नया काम चाहिए, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम चीजें फिजिकल एक्टिविटी की होनी चाहिए। और अगर आप दिमाग पे ज्यादा जोर देने को बोलोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। काम करवा लो जितना मर्जी, उतना आनंद आएगा कि देखो तुमसे ये उठ जाएगा, इसको वहां रख दो, वहां से यहां उठा लाओ, फिर से रखाओ, 20 बार रख दो, 20 बार उठा दो, 20 बार ये कर दो, कितना ही काम करवा लो, विल बी हैप्पी। अब इस दिमाग को लंबे दौड़ के लिए कैसे तैयार करना है? क्या ये 1 घंटे की 2 घंटे की प्रोसेस में हो सकता है? एक बच्चे के लिए मैं 8 घंटे बोल सकता हूं, उस बच्चे से मिलने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार कर, एक बच्चे से। तो इतने सारे बच्चों के लिए कैसे बोल सकते हैं? वो जो बच्चा आपने बोला था, ही इज अ चाइल्ड जो कभी भी अपनी अकल से कोई काम नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? उसको कहना ही पड़ेगा, उसका काम पेंडिंग पड़ा रहेगा। 30 दिन की छुट्टी है तो 28 दिन तक खाली पड़ा रहेगा। 2 दिन रह गए, ओह मेरा काम पेंडिंग, कल मैडम डांटेगी, समझे ना? आखिरी मोमेंट तक। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अगर वो नेचुरली उसकी ऐसी आदत है? तो सिर्फ पता होने भर से कि इस बच्चे को ऐसे बोलना है। अब आपको बोला तुम ये काम नहीं कर सकते, एक लाइन बोल दी, एक बच्चा जो आपके वाला है ना, जो आपके वाला बच्चा है, उसको बोल दिया ना तुम ये नहीं कर सकते, अच्छा अब तो पक्का करके दिखाऊंगा। और आपके वाला है ना, आपने बोल दिया तुम ये नहीं कर सकते, अच्छा चल ठीक है फिर नहीं करता। सेम डायलॉग, 2 बच्चे अलग असर। हमको तो एक ही तरीका आता ना परवरिश का, तो जिसके घर में जो बच्चा है उनके ऊपर सेम डायलॉग काम नहीं करेंगे, सेम स्कूल काम नहीं करेगा, सेम सिलेबस काम नहीं करेगा। हर बच्चे के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, क्योंकि वो अपने विलेज में अपने काम की चीज ढूंढ लेगा। अगर आप, क्योंकि एक घर में हो ही नहीं सकती ना सारी चीजें, फ्लैट में नहीं मिल सकती, गांव में मिल जाएगी। हम वी नीड ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड का मतलब ये नहीं कि हम शहर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं भागो गांव शहर छोड़ के। आपको शहर में ही गांव बसाना पड़ेगा। गांव का मतलब हर कोई एक दूसरे को इतनी गहराई से जानता हो कि उस पर ट्रस्ट करना आसान हो। हर कोई एक दूसरे के साथ इस लेवल पे कनेक्टेड हो कि वो उसको अपना परिवार मानने लग जाए। शेयरिंग की जो प्रोसेस है जो आज तक मिसिंग है, जिसको केवल खर्चे के साथ जोड़कर देखा गया है, उसको खत्म किया जाए। वो कम्युनिटी के लेवल पे डेवलप होगी और वो बैठकर चर्चा से डेवलप होगी। वो कैसे डेवलप होगी कि एक फ्लोर पर अगर 6 मकान है तो आपके 6 मकानों को टास्क दिया जाएगा कि आज बैठकर 6 मकानों के 6 परिवार, 6 कपल बैठकर चर्चा करो कि आज का मुद्दा यह है, इस मुद्दे पर आपके 6 फ्लैट में से कौन रिप्रेजेंटेटिव आएगा इस पर बात करने। आप 6 जने प्लान करो कि हमको ये वाली चीज अपने बच्चों के लिए प्लान करनी है और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो। वो दूसरे फ्लोर वाला एक रिप्रेजेंटेटिव, अगले फ्लोर वाला एक रिप्रेजेंटेटिव। ये बातचीत का सिलसिला शुरू होगा पहले, फिर उस पूरी के पूरे टावर का एक रिप्रेजेंटेटिव। अगर उस पूरी के पूरी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 5 टावर हैं तो 5 टावर्स की रिप्रेजेंटेटिव बैठकर प्लान करेंगे कि हमको हर बच्चे के लिए प्लान करना है। अगर एक बच्चा भी गलत दिशा में जा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। क्या ये किया जा सकता है? क्या ये मुश्किल है? बहुत आसान है। अपने बच्चा बर्बाद करना चाहेंगे
पड़ोसी अपना बच्चा बर्बाद करना चाहेगा? कौन अपना बच्चा बर्बाद करना चाहता, आप में से बताओ पहले, हैं? सुननी चाहिए ना। इसका मतलब पहला काम क्या होना चाहिए? क्यों माने वो आपकी? यही तो बात है, यही तो पॉइंट हो रहा है। आप उनको समझाओगे तो उनको लगेगा कि ये नई ज्ञानी आई है समझाने। पड़ोसी नहीं सुनते कभी भी। मैं एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके परिवार के लोग आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। यही बात मैंने आपको जानबूझ के टोका था, इसीलिए मैंने आपको टोका था। आपकी फैमिली कभी भी बात नहीं सुनेगी। मेरे लिए अगर किसी को समझाना सबसे मुश्किल होगा तो उसको समझाना सबसे मुश्किल होगा जिसका सबसे क्लोज रिश्ता मेरे साथ होगा। मेरी पत्नी को समझाना मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है, फिर मेरे माँ बाप को समझाना मेरे लिए मुश्किल टास्क है, फिर बच्चों को समझाना, फिर भाई बहन को समझाना, फिर पड़ोसी को समझाना सबसे मुश्किल टास्क है। इस मुश्किल टास्क के लिए क्या करना है? इसके लिए ही मेहनत करनी है। भाई एक रास्ता है आपके पास कि आप सारी उम्र हालात को कोसते रहें, एक तो ये रास्ता है। दूसरा, आप 1 साल टारगेट मान लें कि 1 साल में पूरी टाउनशिप को जोड़ के देना है। आई डोंट नो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने एक कमाल का चेंज देखा लाइफ में। जब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो मैं उसके ऊपर काम करने लगा। जब मैं काम करने लगा तो मैं अपने बच्चे की हर जबान से सीखने लगा। मेरा बच्चा बोलता, आप झूठ बोलते हो। मैंने बोला, मैंने कब झूठ बोला भाई? आप तो कह रहे थे कि रेड लाइट पर रुकना होता है। किताब में तो मैं इसको यही पढ़ा रहा था कि रेड लाइट स्टॉप करने के लिए, येलो लाइट ध्यान देने के लिए और ग्रीन लाइट चलने के लिए, और मैंने तो रेड लाइट जंप कर दी और उसने फट से डिसीजन ले लिया और डिक्लेयर कर दिया और नियम बना लिया कि तेरा बाप झूठा है। मेरा तो दिमाग खड़ गया, ये तो झूठा मान रहा है अपने बाप को सिर्फ एक नियम तोड़ने से। तो मैंने साइड में गाड़ी लगाई, हाथ जोड़ के उससे माफी मांगी, गलती हो गई बेटा, आज के बाद नहीं तोड़ूंगा। मैं झूठा था ना सच में? अगर मैं बहाना कर लेता हूं तो मेरा बच्चा आपकी बात को सुन के चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको आर्गुमेंट करना नहीं आता, लेकिन अंदर दिमाग में चला जाएगा झूठा आदमी है। उसके बाद कभी भी आपको सीरियस नहीं लेगा। मैंने झूठ बोलना छोड़ा अपने बच्चे के लिए। अब मुझे जेलसी दूसरे बच्चों से हो गई मान लो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरा बच्चा तो उस बच्चे के साथ खुश है। अब मेरे को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जिसके साथ मेरा बच्चा खुश है, तो मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए उस आदमी से रिश्ता बनाना शुरू किया। जब थोड़ा नजदीक गया, थोड़ा और गया, मैंने अपने आप को लिबरेट कर दिया कि चल इसको ही टेक ओवर करने देता हूं, इसी को बॉस बनने देता हूं। जो पड़ोसी था तो पता लगता है वो और अच्छा आदमी था, वो ऊपर से बड़ा दूसरा अजीब सा लग रहा था। फिर इसी तरह से मैं अपने सारी लिमिट तोड़ता चला गया, एक एक करके। मेरे अंदर की बुराइयां मेरे बच्चे ने खत्म करी। मैंने बताया ना, मैं ऐसा आदमी था, मैं बहुत शरारती बच्चा था, तो सारे उल्टे काम भी करता होता हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे ने सुधारा। फिर मैंने देखा कि मेरे को तो, मैं अपने बच्चे पर कितना पैसा खर्च कर चुका हूं, मैंने इसकी कैलकुलेशन करी और मैंने देखा यार ये पैसे अगर मैं गांव में लगा देता, अपने गांव में, तो मेरा गांव आज गजब का होता, संगमरमर का होता, सारे गांव में सारी सुविधा होती, सब कुछ होता और सारे गांव के बच्चे कर रहे होते। और मैंने गांव के जाके कुछ लोगों से बात करी, सबने पहले ये कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर मैंने बात की कि चलो देखो ट्राई करके, देखो ट्राई करके। जिन जिन गांव में गए वहां चेंज आना शुरू हो गया, इस प्रयास में कि मेरे बच्चे को देने के लिए मुझे माहौल अच्छा बनाना ही पड़ेगा। मैं दिन रात लगा रहा जब से वो पैदा हुआ है, तब से लेके आज तक, और उसका बेनिफिट मालूम है क्या है? मैं अपने बच्चे को आज शक्ल देखे हुए 30 दिन हो गए हैं, 1 महीना होने को है, लेकिन मेरे बच्चे का, उसकी माँ का कभी ये फोन नहीं आया आज तक 16 साल में कि ये बच्चा ये नहीं करता।
वो जो भाव है ना, आपके घर में जब आप दूसरे समाज के लिए कुछ करने चलोगे, समाज में जब आप अच्छाई की बात करोगे, अच्छी बात करोगे, तो आपका बच्चा भी तो सुन रहा है ना रेगुलरली, नहीं भाई? एक तो है कि आप गुस्सा, डिप्रेशन, एग्रेशन, कंपटीशन, इसकी बात करें, एक प्रेम, को एग्जिस्टेंस, मोहब्बत और उसकी बात करें, तो आपके बच्चे को भी तो वो मिलेंगी ना, और वो अपने आप उस लेवल पर जाएगा जहां पर कोई जगह डिप्रेशन के लिए नहीं बचती। अब वो काउंसलर है, मेरा बच्चा काउंसलर है अपनी क्लास के बच्चों का, टीचर भी है, वो सब कुछ डिस्कशन करता है अपने साथ और मौज में है, खूब मेहनत करता है। मुझे 1% टेंशन नहीं है, 1% भी नहीं, केवल इसलिए क्योंकि जब मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे के लिए मुझे अपने पड़ोस पर काम करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और जब मैंने पड़ोस पर काम करना शुरू किया तो मेरे बच्चे में अभूतपूर्व चेंज आना शुरू हुआ। पड़ोसी बदला कि नहीं बदला मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बच्चा जरूर बदला, क्योंकि उसको पूरा दिन घर में पॉजिटिव वाइब्स मिल रही। तो इट इज अप टू यू कि आप उनकी नेगेटिविटी को रोते रहेंगे या अपना प्रयास शुरू करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट। हां, एक बात सोचिए, आज की पढ़ाई, माहौल, मीडिया, कंपटीशन, परवरिश, जो भी माहौल है, बच्चे को खराब ही कर रहा है, मतलब आजकल खराब ही कर रहा है। अब मैं यहां खड़ा हूं, इधर बच्चा खराब हो रहा है, इधर बच्चे के सुधरने के चांसेस ज्यादा है, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, इधर 100 किलोमीटर जाने का लाभ है या इधर 2 किलोमीटर बढ़ने का लाभ है? इतना सा बता दीजिए बस। पूरा समाज बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपकी दिशा क्या है भाई। गलत दिशा में कितनी ही स्पीड से दौड़ लो, कितनी ही दूर निकल जाओ, गलत ही गए ना आखिर में। और सही दिशा में चाहे थोड़े चलो, पर जितना चलोगे सही दिशा में चलोगे ना। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं आपको, दिशा सेलेक्ट करनी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या है। फिर मैं 2-3 सवाल हैं फटाफट ले लेता हूं, मेरे को समझ में आ गया। मोबाइल छुड़वाना हो तो क्या करना है? मोबाइल उठा के फेंक दो, तोड़ दो, मोबाइल छुट जाएगा। इसमें क्या है? छुड़वाना क्या है? लोगों का थोड़ी चोरी करके लाता है वो, आपने ला रखा है घर में तो मोबाइल पकड़ के रखता है। इसमें इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है भाई, आपने तो दिया था ना। अभी अपना बच्चा 10th में था जब इन्होंने मोबाइल पे होमवर्क देना शुरू किया, तो हमने तो बोल दिया अपने बच्चे को, मैंने कहा बेटा बात सुनो, एक तरफ मोबाइल रखा है, एक तरफ जहर की पुड़िया रखी है, तो जहर की पुड़िया खा लेना, मोबाइल को हाथ मत लगा दो, टांग तोड़ दूंगा नहीं। सीधी सी बात है, अपने को मरना मंजूर, मोबाइल नहीं छेड़ेगा बस। उसका कारण क्या है? मोबाइल से जो डोपामिन रिलीज का जो गेम शुरू होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है आपका बच्चा पूरा दिन भी मोबाइल पे लगा रहे तो डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, उस दिन आपका बच्चा नशेड़ी बनने के लिए तैयार है। ड्रग्स से भी खतरनाक नशा है मोबाइल का। आप देख लो, 5 मिनट से ज्यादा मोबाइल छुड़े बिना नहीं रह सकते, फटाफट बीच में चेक कर ही लेते हो, चाहे लाइट ही जला के देखनी पड़े। हैं? शुरू में तो टाइम बचाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए, सिरदर्दी बचाने के लिए पकड़ा दिया हाथ में बहन से बात करने को, अपना काम करने को, कि किचन में काम करना है, ये कर दो। अरे भाड़ में जाए, भूखा मर ले पूरा घर, क्या फर्क पड़ता, अपने बच्चे को खिलाओ यार। बच्चा इंपॉर्टेंट है ना। मैं तो अपनी वाइफ को बोल देता हूं, छोड़ सब कुछ, ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। क्या दाल रोटी खा लेंगे? दाल रोटी छोड़ो, नमक मिर्च के साथ खा लेंगे यार, रोटी फटाफट खा के, मैं पका दूंगा, तुम इसको संभालो। डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। एक चीज आपको दिखाना है, एक चीज आपको अपना बच्चा बनाना है। दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हो क्या? अब मेरे को मेरी वाइफ बोलती है डाइनिंग टेबल ले आओ, मैंने बोला किस लिए? बोलती है कोई घर में आने जन, तो मैं किसी और के लिए मैं क्यों लाऊं भाई?
भाई किसी और के लिए डाइनिंग टेबल में कोई को लाऊं? जब हम नीचे बैठ के खाते हैं, जिसको डाइनिंग टेबल पे खाने का शौक अपने घर में खा लेगा। प्रैक्टिकल है ये तो। मैं उसको दिखाने के लिए कि दुनिया क्या कहेगी। जो भी मेरे घर में पहली बार आता है, पहली बार जब आता है, योजनाबद्ध तरीके से उसको खिचड़ी देता हूं। सिर्फ खिचड़ी मिलेगी, कुछ नहीं है भाई, घर में यही बना था, ठीक है, कुछ नहीं बनेगा, सब्जी पब्जी कुछ नहीं बनेगी। और मेरी वाइफ मेरे को दिमाग खराब, तुम पहले नहीं बता सकते, 2 घंटे पहले बता देते, भाई सीधा घर में लेके आता है और खिचड़ी बना ले। और वो बोलती है खिचड़ी बनाने में, कहा खिचड़ी बना ले। वो सोचती है कि बीमार होगा शायद, इसलिए खिचड़ी बोल रहे। वो तो ये सोच के खिचड़ी बना देती है, बाद में बोलता हूँ। गुजरात में सब लोग खिचड़ी खा लेते हैं, हरियाणा में खिचड़ी खाने का मतलब है बंदा बीमार है। बंदा बीमार है वहां, मतलब वहां सब्जी बनाना, कई सारी सब्जी बनाना वो आवभगत की श्रेणी में, अपन नहीं करते, पहले दिन नहीं करते। हाँ, दूसरी बार का खाना बिल्कुल शानदार होएगा, पहली तीसरी बार का भी, चौथी बार का भी। लेकिन उसको जिंदगी में यह कभी नहीं लगेगा कि यार पहले दिन बहुत बढ़िया खाना था, दूसरे दिन किया था, तीसरे दिन का। जितना मैं आखिरी दिन, तुम अगर मेरे घर में 20 दिन रहोगे, 25 दिन रहोगे, तो जो मैं 20वें दिन तुमको खिलाने वाला हूं वो पहले दिन खिला देगा। उसके बाद आपके सत्कार में कमी नहीं आई ना। प्रैक्टिकल। अपनी वाइफ को अपन ने आज तक गिफ्ट नहीं दिया, मालूम है क्यों? पहले ही बर्थडे मिस कर दिया। नवंबर में शादी हुई, अगस्त में उसका बर्थडे आता है। मेरे को मालूम है कि आज अगर गिफ्ट दे दिया तो जीवन के जौन से साल में मैं भूल गया, उसी दिन महाभारत होनी है। तो पहले ही बर्थडे से 15 दिन पहले गिफ्ट ला करके घर में रख लिया, लेकिन दिया नहीं। अब वो सुबह उठते ही उम्मीद कर रही है, नई नई शादी हुई है, 1 साल शादी को नहीं हुआ है, अब वो उम्मीद कर रही है कि उठते ही मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलेगा। अपन को याद है, अपन नहीं बोला, और वो उठते ही बोलती है जाना है अपने को, लेट हो रहे हैं, जल्दी करते हैं। सुनने वाले जिन्हें जाना था वो चले गए। 11 बज गए रात के। चलिए, अब अपन बोलते हैं, अब वो उठते ही मुंह चढ़ा रखा है उसने, खाना भी ला के सब, तो खाना। मैं कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर दिन में जितनी बार भी बात कर रही है, देख के ऐसे कर। अपने पूछ रहे हैं कि यार, मैं उसको पूछ रहा हूं हुआ क्या, पहले ये तो बताओ, गुस्सा किस बात पे है? आपको सचमुच नहीं पता? आपको सच्ची कुछ याद नहीं है? आप बताएगी तभी तो याद आएगा भाई। अब वो पूरा दिन इसमें निकलता है, रात हो जाती है, रात के 12 बज जाते हैं, अगला दिन होने को है, और वो गुस्सा है। और मैं उसको मेरे को बता तो दे, आपको नहीं मालूम है मेरा बर्थडे था? तो मालूम था, फिर आपने मेरे को विश क्यों नहीं किया? मैं कह रहा मैं कभी भी भूल सकता हूं ना, इसलिए नहीं किया। तो अच्छा एक बात बता कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसके लिए तुम्हारे बर्थडे का इंतजार करूंगा क्या? नहीं ना, नहीं आपको याद नहीं था। मैंने कहा यार मुझे याद था। टीचर हैं वो अलग ही होंगे, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, आमतौर पे ट्विन बहुत रेयर होते नॉट Rare मतलब नॉट ऑलवेज, बट आमतौर पे वो अपोजिट ही होंगे। देखिए वो फाइटिंग आई इसलिए। अभी या तो एक जना बोल लीजिए, एक जना बोल लीजिए। देखिए क्या है, फाइटिंग जो है ना बच्चे के लिए, वो एक तरह से ज़रूरी पार्ट भी है उसकी परवरिश का, और दूसरा वो नेचुरल भी है। क्योंकि जब बच्चे एक जैसी उम्र के होते हैं तो लगभग उनकी ज़रूरतें एक जैसी हैं, और बच्चे की ये नेचर होती है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है हमेशा से। उसके सामने राजा हो, दादा हो, पापा हो, मम्मी हो, वो चाहता है कि मेरे हिसाब से चले ये, जैसे मैं कहूँ। तो क्या होगा कि
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ तो बेटा लैपटॉप पे आ गया, मैं डेस्कटॉप पे बैठा हूँ तो बेटा डेस्कटॉप पे चला गया। वो तो अगर बच्चा खुलकर कर रहा है तो वो अपने घर वालों को भी ये चाहेगा कि ये मेरे ऊपर ज्यादा फोकस करे, अपने काम पर कम करे। इवन आपके घर में कोई पेट होगा ना, वो भी ये कोशिश करेगा कि मेरे को अटेंशन मिलनी चाहिए, तुम अपना काम छोड़ो। मतलब बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी होगा, वो आपको ऐसे करेगा। तो इट इज नॉट बैड थिंग। दूसरा, वो अपने सिबलिंग को अपने मतलब ये समझो कि उसको क्या कहूंगा मैं उसे, उसके पूरक के तौर पर नहीं देखता है, वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नहीं देखता है, वो उसको अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं। और इसका कारण आपका ही परवरिश का गड़बड़ी है। क्योंकि आप हमेशा से एक बच्चे को देखो उसने खा लिया, देखो उसने पहन लिया, देखो वो नहा ली, देखो उसने काम कर लिया, देखो उसने वो कर लिया। एवरी टाइम यू कंपेयर मतलब हिज और हर सिबलिंग विद हिम, और वो कंपैरिजन को उसको दुश्मन बनाता है बेसिकली। तो आपको ये बंद करना है। उसने कर लिया, उसने नहीं किया, हार्डली मैटर्स। जहां उसको जरूरत है उसको सपोर्ट कीजिए, जहां उसको जरूरत है उसको सपोर्ट कीजिए। कभी भी उनका कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि आपके बीच और उन बच्चों के बीच आपस में कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। कभी किसी भी बच्चे को किसी की भी तरह बनने का सजेशन मत दीजिए। देखो उसने ये कर लिया, अरे उसने कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? तुमको तुम बनना है, तुमको उसकी तरह नहीं बनना है, तुमको उसकी तरह भी नहीं बनना, तुमको अपनी तरह बनना है। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे भी उसकी तरह ऐसा करें। गलत, कांटा मारो। हम चाहते हैं हमारे बच्चे अपनी हैप्पीनेस ढूंढे और उसमें डूबे, अपने को ग्रो करें, अपना काम। जैसे अभी क्या हुआ, 8वीं क्लास में बच्चा जब था बेटा मेरा, तो हमें कंप्लीट करना है। उसके मुंह पर झुर्रियां आई मिली, निशान पड़े नाखून के। अब वो बोलता है घर, उससे पहले उसकी मैडम की कॉल आ गई, सर बेटे को समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ क्या? इसने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया और बच्चा चक्कर खा के गिर पड़ा। मेरा बेटा टेनिस खेलता है तो उसके हाथ जो है ना वो मतलब हथौड़ा जैसे हैं। अगर मैं भी उसका हाथ पकड़ता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हाथ में पकड़ा है। तो मेरे से 1.5 इंच लंबा है। अब उसने मार दिया तो मैंने उसको बोला कि यार तुमने क्यों किया ऐसा? तो बोलता है यार ऐसे बस से करके बोल रहा था, मैंने धर दिया, एक में ही लंबा पसर गया। अरे मैंने कहा लंबा तो पसर गया, अगर सिर लग जाता कहीं गलत जगह पर तो गड़बड़ हो जाती। अब तो फिर ऐसे मेरे को थोड़ी ना चिढ़ाएगा। तो मैंने कहा एक चीज बताइए, तुमको उसने चिढ़ाया और तुमने उसको मार दिया, इसका मतलब तुमको कोई भी चिढ़ाएगा तुम उसको मार दोगे? इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी की चाबी तुमने किसी और के हाथ में दे दी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस नहीं समझाना था, सोच लेना, बात कर। आपको मतलब अपने बच्चे की एक्टिविटी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। उसको अगर वो स्लो है तो क्या फर्क पड़ता है? उसको वो स्लो क्यों है, कैसे उसको मोटिवेट किया जाएगा, इन सारी वीडियोस में सब कुछ है, सब कुछ। मतलब उसके बाद कुछ बचेगा तो मैनुअल आपकी ट्रेनिंग होगी, सिंपल, छोड़ेंगे नहीं। आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अगर एक सेशन में जवाब देना पॉसिबल होता तो कभी का सारी दुनिया सुधर चुकी होती। ये मैं जगह जगह पूरे इंडिया में सेमिनार्स कर रहा हूं। मैं फिर से नंबर बोल रहा हूं, 9518170000। मुझे व्हाट्सएप नाम करना है, सोसाइटी का नाम, कहां से हो, फिर उसके बाद एजुकेशन की ट्रेनिंग मांग लेनी है। अब मैं बिहार में भी कर रहा हूं सेमिनार, मैं राजस्थान में भी कर रहा हूं, मैं कोलकाता भी गया, मध्य प्रदेश भी गया, महाराष्ट्र भी गया, सब जगह सेमिनार्स कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं केवल कि आप लोग तैयार होइए। हो सकता है कि हम लोग एक बहुत बड़े बदलाव की दिशा में काम करें, क्योंकि मास कॉन्शियस से विचार बनता है, मास कॉन्शियस से, लोगों के बदलने से। ये सोच ऐसे नहीं बदलेगी, मुझे मालूम है, इसीलिए पिछले 7 सालों से लगा हूं और अगले 7 सालों के लिए भी तैयार हूं, 10 सालों के लिए भी तैयार हूं। मेरा बच्चा तैयार हो गया, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बच्चे आएंगे, उसके लिए तो समाज बनाना पड़ेगा। मतलब मेरी जिंदगी का कोई
टाइम बचेगा नहीं ना, अगली पीढ़ी को लिए तो कुछ ना कुछ देना, ये सिंपल है। तो आपकी लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं? 24 दिसंबर 2023, 24 दिसंबर 2023, बेशक टिकट अभी बुक करा लेना। दिल्ली में हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा पेरेंटिंग सेमिनार करने जा रहे हैं, दुनिया का, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। अब उसके लिए पहले अहमदाबाद का सबसे बड़ा कर ले। आसान होगा अहमदाबाद के लोगों को वहां बुलाना, कनेक्ट हो चुके हैं, उनको मालूम होगा कितना कॉज कर रहे हैं। जो लोग 6 साल पहले मुझसे जुड़े थे, जब मैं गांव में जाके समझाता था, उनको लगता था देवेंद्र कुछ बेचने आया है। अगले 6 साल में, 4 साल में उन्होंने जब मेरे साथ डील किया तो उनको पता लगा कि ये खर्चा भी अपनी जेब से करके आता है। मेरे को माँ साहब बोल रहे थे, जब मैं कल बात कर रहा था, बोलना आप ना एक बॉक्स ले जाना, उनको बोल देना इसमें कुछ दान डाल दो, क्योंकि मैं कुछ कमा तो रहा नहीं, 30 दिन से बाहर हूं, घर तो मेरा कैसे चलेगा। लेकिन अपन ने बोला नहीं नहीं, मांगना नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारा टारगेट इतना बड़ा है। टारगेट बड़ा क्या है कि एक बार मास कॉन्शियस डेवलप हो कि बच्चों की परवरिश पे बैठ के सोचो, दुनिया क्या कर रही है छोड़ दो। तो पहले हम अहमदाबाद के लिए ट्राई करते हैं, और इसके लिए आपको एक्टिवली करना पड़ेगा। एक्टिवली आप देखिएगा, कुछ मत करिए, आप वो ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद अपने बिहेवियर में आपके ऑटोमेटिक चेंज अपने आप 100% गारंटी है, गारंटी दे रहा हूं। मनी बैक भी नहीं कह सकता, लिया नहीं ना। आपका बिहेवियर बदलेगा तो उसी टाइम आपके बच्चे में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पड़ोस पर काम करना शुरू करोगे, आपके बच्चे में बदलाव 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 पॉजिटिव आता। आप उस पर काम भी नहीं कर रहे हो, काम कहीं और कर रहे हो, और असर बच्चे पे दिख रहा है, साफ दिखाई देगा, क्योंकि वो परवरिश सही होने लग जाए। इट्स अ स्पाइरल प्रोसेस। चलिए कंप्लीट कर। ठीक है, तो आप ये करिए, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। कोई और सवाल है? जल्दी, थोड़ा फास्ट। आपने बताया था कि कोई भी हाँ, नए मेहमान के आने पे आपने जीवन में क्या तैयारी की, तो क्या तैयारी करनी चाहिए नए मेहमान? नए मेहमान के घर में आने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? इसके लिए पूरी प्रोसेस है जिसको हम लोग गर्भ संस्कार बोलते हैं। आपको कैसा बच्चा चाहिए, यू नीड टू प्लान फॉर इट, यू नीड टू थिंक फॉर इट, और फिर इसके ऊपर योजना के लिए अलग से सेशंस लिए जा सकते हैं। इस सेशन में बताने की बजाय उसके ऊपर चर्चा लंबी। गर्भ संस्कार करना चाहिए, सिंपल। गर्भ संस्कार पे वो अलग सेशन में हो जाता, वो अलग हो जाएगा कभी। वो यहाँ बहुत सारे लोग करवाते हैं अहमदाबाद में, मैं बता दूंगा। ये पहले एक बारी बताइए, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपने बच्चे को समझाते हो कि चीज़ ठिकाने पे रखिए, और वो ठिकाने पर नहीं रखते, इसलिए टाइम खराब होता है। सबसे पहली बात, आपका टाइम उन्हीं के लिए है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, खराब होने में बुराई नहीं। पहली पॉइंट तो यही पे ख़त्म करो, उसको इजी लो। दूसरा, ऐसे बच्चे जो पहले पेरेंट थे, जो पीछे थे, वो चले गए, उनकी बात थी कि बच्चा जिनका इमोशनल होता है ना, उनके साथ क्या दिक्कत होती है, उनको प्रेसाइज बताना होता है। अब ये क्या बोलते हैं, चीज़ को ठिकाने पर रखो। ये कभी ये नहीं बताते कि चीज़ को यहाँ पर रखो, आप जगह निर्धारित कीजिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं किसी के घर में गया, घर में घुसते ही देख रहा हूँ तो उसकी माँ उसके बच्चे को बड़ लगी पड़ी है। तो मैंने कहा भाभी क्या हुआ, आज जैसे आसमान सर पे क्यों उठा रखा? क्या बताऊं, मतलब मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई साहब इसने, लड़की ने क्या कहा, किया क्या है। मैंने इसको बोला ये कपड़े मशीन पे रख दे, तो इसने सिलाई मशीन पे रख दिए। तो रखने कौन सी मशीन पे थे? वॉशिंग मशीन पे। तो मैंने कहा आपने वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बोला? अरे इतनी तो अकल होने, कैसे अकल होगी भाई? कुछ बच्चे इतने ना, उनका दिमाग ही ऐसा, तो इतने नेचुरली ऐसे होते हैं, उनको प्रेसाइज बताना पड़ता है। प्रेसाइज मतलब आपने बोला ना कि जाओ इधर पड़ोस में कालू की दुकान से टाटा का नमक ले आओ, वो जाएगा वापस आएगा, टाटा का नमक नहीं मिला। आप बोलोगे अगले वाली से ले आता यार, बोला आपने तो बोला ही नहीं था। दूसरी बार भेज दोगे, वापस आएगा, उससे भी नहीं मिला, तो अगले पे चला जाता, आपने बोला ही नहीं था।
कोई सी पे नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएगा, नहीं मिला, अरे दूसरा नमक ले आता, आपने बोला ही नहीं था। ये तो आपको बता के जाना पड़ेगा। आप बोलोगे जाओ किचन से गिलास ले आओ, तो सबसे पहले पूछेगा कांच का लाऊं कि स्टील का लाऊं, ठीक है। उधर से टिश्यू पेपर ले आओ, एक लाऊं कि पूरा डब्बा लाऊं, या तो पूछ रहा है वो। अगर आपने ज्यादा सुना दिया, धमका दिया, डांट दिया, तो अगली बार चुपचाप जाएगा, जो हाथ में आया लाएगा। आपने बोला जा सोफे पे मेरी चाबी रखी है गाड़ी की, बाइक की, ले आ, गया सोफे पे चाबी नहीं मिली। अब पापा जाके देखते तो उधर टेबल पे रखी थी, ये रखी तो है टेबल, आपने तो सोफे पे बोला था, अरे देख तो लेता, सोफे पे बोला था, आपने सोफे पे बोला, अपन ने सोफा देखा, बाकी चीज नहीं देखी। बेशक सामने रखी हो, फोकस वहीं पे, तो वो एकलव्य जैसा है। हाँ, तो आप उसको किस तरह से परवरिश दे रहे हैं, ये इतना प्रेशर देना पड़ता है कि अगर आपका बच्चा ये कहने से नहीं रख रहा है तो आपको पहले कुछ दिन उसके साथ खड़ा होकर रखवाना पड़ता है कि चलो ये काम करते हैं, ठीक है। कहने का इनको मतलब नींद आई है अभी, नहीं, क्योंकि हमें सुबह 6 बजे सूरत अरे के लिए हाँ, निकलना सुबह 6 बजे है। सूरत के लिए निकलना है, और 12 बज गए। कहने का मतलब है आपके बच्चे का कोई यूजर मैनुअल हमारे पास नहीं, परंतु आप अपने बच्चे का यूजर मैनुअल बना सकते हैं।